नमस्कार साथियों, मैं टीकाराम कश्यप, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय पाली, जिला कोरबा। मैं एम.कॉम 4th सेमेस्टर के 5th यूनिट का जीवन बीमा का निजीकरण, IRDA के कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में यहाँ प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। जीवन बीमा क्या है, आइए सर्वप्रथम हम जान लेते हैं। आधुनिक बीमा व्यवसाय में जीवन बीमा का सर्वोच्च स्थान है। इसकी व्यापकता, इसकी सार्वभौमिकता, विस्तार और महत्व का मूल रहस्य यह है कि इसका मानव जीवन से प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध है और सुरक्षा साधन के रूप में यह बड़ा उपयोगी, आवश्यक एवं हितकर सिद्ध हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। जीवन बीमा की परिभाषा। जीवन बीमा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 12 के अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय का अर्थ उस व्यवसाय से है जिसके अंतर्गत मानव जीवन का बीमा संपन्न किया जाता है। अर्थात जीवन बीमा का संबंध पूर्ण रूप से मानव से है। यदि किसी पशु या पक्षी का बीमा कराया जाता है तो ये जीवन बीमा के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि यह सामान्य बीमा के अंतर्गत आता है। J.S. मैगी के अनुसार जीवन बीमा अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जिसमें बीमाकर्ता बीमाधारी को एक निश्चित धनराशि निश्चित अवधि बाद अथवा उसकी मृत्यु पर उसके लाभार्थी या उसके उत्तराधिकारी को भुगतान करने का वचन देता है। जीवन बीमा की विशेषताएं। आइए हम उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर जीवन बीमा की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी लक्षण क्या है, इसे समझते हैं। तो इसकी प्रथम विशेषता है मानव जीवन का बीमा। भारतीय जीवन बीमा के अंतर्गत हम सिर्फ मानव समुदाय का बीमा करते हैं। किसी पशु पक्षी का बीमा यदि किया जाता है तो ये जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है। लिखित अनुबंध का होना। इसमें जो दो पक्षकार होते हैं उनके बीच लिखित अनुबंध होता है। बीमाधारी एक अपना प्रस्ताव बीमाकर्ता अर्थात बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करता है और बीमा कंपनी इसे स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार यह एक लिखित अनुबंध होता है। परम सद्विश्वास। बीमा की एक महत्वपूर्ण और तीसरी मुख्य विशेषता है परम सद्विश्वास का होना। परम सद्विश्वास से आशय यह है कि जो बीमाधारी होता है यह अपनी
संपूर्ण निजी बातें बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है या किसी प्रकार की कोई रोग है तो इसको वह छिपाएगा नहीं, वरन बीमा कंपनी के समक्ष स्पष्ट प्रस्तुत कर देगा और अपने जो प्रपोजल है उसमें भी इसका उल्लेख कर देगा। दो पक्षकारों का होना। बीमा व्यवसाय में दो पक्षकारों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक पक्षकार होता है बीमाकर्ता, जो किसी व्यक्ति का बीमा करता है, और दूसरा पक्षकार होता है बीमाधारी, जो कि बीमा करवाता है। तो इस प्रकार दो पक्षकार होते हैं, एक होता है बीमाकर्ता और दूसरा पक्षकार होता है बीमाधारी। निश्चित अवधि। बीमा एक निश्चित अवधि के लिए कराया जाता है, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो या 15 साल का हो। जिस भी अवधि के लिए बीमा कराया जाए तो इसकी एक निश्चित अवधि होती है और निश्चित अवधि पश्चात उसकी संपूर्ण राशि बीमाधारी या उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाता है। निश्चित राशि। बीमा प्रस्ताव में उल्लेखित एक निश्चित राशि बीमाधारी को एक निश्चित समयावधि समाप्त होने के पश्चात या उसके पूर्व बीमाधारी की मृत्यु के पश्चात एक पूर्व निश्चित राशि बीमाधारी को या उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हुई विशेषताएं। जीवन बीमा कराने के क्या क्या फायदे हैं, उनके कौन कौन से लाभ हैं, उसका क्या महत्व है, आइए इस बारे में भी हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। इसका महत्व समझने के लिए हमें इसके विभिन्न रूपों पर ध्यान देना आवश्यक है। फर्स्ट, सुरक्षा साधन के रूप में इसका उपबिंदु है पारिवारिक सुरक्षा। हर व्यक्ति अपनी परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से बीमा करवाता है, ताकि भविष्य में जब कोई आपात स्थिति आ जाए, कोई विकट परिस्थिति आ जाए, तो उसके परिवार को किसी प्रकार की मुफलिसी, गरीबी या कमी का सामना न करना पड़े, उसका परिवार सुरक्षित हो जाए। यह इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा है संतान हेतु व्यवस्था। आजकल संतान की शादी विवाह या उनके उच्च शिक्षा पर बहुत अधिक मात्रा में धन खर्च करने की आवश्यकता होती है, जिसकी एकाएक भरपाई कर पाना एक सामान्य या मध्यम वर्गीय लोगों की बस की बात नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम जब जीवन बीमा करवाते हैं तो वही राशि हम भविष्य में हमें संतान की शादी या उनकी उच्च शिक्षा पर खर्च करने के काम में आता है। वृद्धावस्था की व्यवस्था। वृद्धावस्था में प्रायः मनुष्य की कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, वह कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता। ऐसे में उसकी जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि हमने बीमा करवाया है तो उससे जो राशि प्राप्त होगी वही हमारे वृद्धावस्था के काम आएगा। विनियोग के रूप में हर मनुष्य चाहता है कि उसका भविष्य, उसका बुढ़ापा एक अच्छी परिस्थिति में गुजरे। इसके लिए व्यक्ति
कुछ कुछ राशि बचत करके उसे बीमा कंपनियों में विनियोजित कर देता है, जो भविष्य में उसको एक मुश्त प्राप्त हो जाती है। इस विनियोग का एक फ़ायदा यह भी होता है कि जो आयकर दाता होते हैं उनको उनके आयकर से धारा 80C के अंतर्गत छूट भी प्राप्त होती है। अन्य लाभ, कार्य क्षमता में वृद्धि। जब मनुष्य चिंता रहित होकर कोई कार्य करता है, पूर्ण संतुष्टि के साथ कार्य करता है, तो निश्चित ही उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति बीमा करवाता है तो उसका भविष्य सुनिश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो चिंता से रहित हो जाता है। मितव्ययिता व बचत। बीमा कराने के एक और फायदा होता है मितव्ययिता। हम छोटी छोटी बचत करके भविष्य के लिए अपने खर्चों में कटौती करते हैं और राशि एकत्र करके बीमा कंपनी में लगाते हैं, और बाद में हमको वही राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाती है, जिसका प्रयोग हम अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। सामाजिक लाभ। बीमा का एक सिद्धांत है एक सब के लिए और सब एक के लिए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो बीमाधारी है, यह अपनी राशि जीवन बीमा या अन्य बीमा कंपनियों के पास विनियोजित करता है, और यह राशि एकत्र हो करके जीवन बीमा के पास एकत्र हो जाता है, और इसका प्रयोग फिर बीमा कंपनियां सार्वजनिक हित में खर्च करके करती है, या सरकार द्वारा इस राशि से सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, कल कारखानों का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य संपन्न कराए जाते हैं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमारा संपूर्ण समाज इससे लाभान्वित होता है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA भारत सरकार द्वारा 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्य शुरू किया गया। इसी तारतम्य में बीमा क्षेत्र में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त गवर्नर श्री RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य था बीमा क्षेत्र का अध्ययन करना और उनसे जितने भी पक्षकार जुड़े हुए हैं उनकी बातें सुनना, उनकी दलीलें सुनना, और उसको सुनने के बाद अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो वर्ष 1994 में मल्होत्रा समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। समिति की सिफारिश जो प्रस्तुत किया गया उसका मुख्य रूप से 3 बिंदु है। प्रथम बिंदु है, बीमा कंपनियों को प्रवर्तित करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति दी जानी चाहिए, अर्थात बीमा के क्षेत्र में निजी कंपनी की भी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरा, विदेशी प्रवर्तकों को भी अनुमति दी जानी चाहिए,
जो विदेश से यदि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में अपना व्यवसाय करना चाहता है तो उसको भी अनुमति दी जाए और इसका पूर्ण नियंत्रण एक स्वायत्त निकाय को सौंप दी जाए। तीसरा पॉइंट है, सरकार को अपनी विनियामक शक्तियां एक स्वतंत्र निकाय बॉडी को सौंपी जानी चाहिए जो संसद के प्रति जवाबदेह हो। इसी के परिणाम स्वरूप बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थापना किया गया। जीवन बीमा में निजी क्षेत्र की कंपनियां। भारतीय जीवन बीमा निगम पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। हालांकि भारत के वित्त मंत्री के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि भारतीय जीवन बीमा का कुछ हिस्सा बेच दी जाए, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों के विरोध के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण रुक गया। किंतु निजी क्षेत्र में अन्य कंपनियों को कार्य करने का अवसर दिया गया। वर्तमान में लगभग 22-23 निजी क्षेत्र की कंपनियां जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केनरा HSBC सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड लाइफ इंश्योरेंस, DLF फ्यूचर जनरल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इस प्रकार से लगभग वर्तमान में अभी 22-23 कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं जो जीवन बीमा के संबंध में के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। IRDA के कार्य एवं शक्तियां। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्य। फर्स्ट, बीमा कंपनियों का पंजीयन तथा विनियमन करना। कोई भी कंपनी यदि बीमा के क्षेत्र में कार्य करना चाहती है तो उसको IRDA के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और IRDA ही इसका नियंत्रण का कार्य करेगी। पॉलिसी धारकों की हितों की सुरक्षा करना। जो भी व्यक्ति किसी बीमा कंपनी का पॉलिसी लेता है, यदि उसके साथ कुछ धोखा या अन्य कोई गड़बड़ी की शिकायत होती है तो इसकी निगरानी IRDA के द्वारा किया जाता है। बीमा मध्यस्थों की लाइसेंसिंग तथा मापदंड निर्धारित करना। बीमा मध्यस्थ अर्थात कोई एजेंट वगैरह यदि इनको लाइसेंस देना है या लाइसेंस देने का कोई मानदंड, उनके कार्य का कोई मानदंड निर्धारित करना है तो ये कार्य भी IRDA द्वारा ही किया जाता है। गैर जीवन बीमा के आवरण की प्रीमियम दरों तथा शर्तों का विनियमन एवं निगरानी करना। जो जीवन बीमा का कार्य नहीं करती, जो गैर जीवन बीमा के क्षेत्र से है अर्थात सामान्य बीमा के क्षेत्र से है, उनकी प्रीमियम की दर क्या होगी, उनका शर्त क्या होगा, इसका भी नियंत्रण और निगरानी का कार्य IRDA के द्वारा किया जाता है।
5वां पॉइंट है बीमा कंपनियों के वित्तीय प्रतिवेदन मापदंडों को विनिर्दिष्ट करना। बीमा कंपनी कब और किस प्रारूप में अपना वित्तीय प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगी, इसका भी निर्धारण और नियंत्रण का कार्य IRDA के द्वारा किया जाता है। बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसी धारकों की निधियों के निवेश का विनियमन करना। जो बीमा कंपनी में जो भी पॉलिसी धारक अपनी बचतों का निवेश करते हैं, उसका विनियमन करने का कार्य भी, उनका भी नियंत्रण करने का कार्य IRDA के द्वारा किया जाता है। बीमा कंपनियों द्वारा ऋण शोधन धनराशि सॉल्वेंसी मार्जिन किस प्रकार रखी जाए का रख रखाव सुनिश्चित करने का कार्य भी IRDA के द्वारा किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।